Okay, so let us start the class. In the last class we have seen all about the neurons और neurons की signaling से related हमने सब कुछ देखा था. Is that clear to everyone? Yes, sir. यस सर। एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यूज किया था हमने उस प्रोसेस में. कौन बताएगा मुझे उस न्यूरोट्रांसमीटर का नेम? एसिटाइल कोलिन। या दैट वाज एसिटाइलकोलिन. ओके, एसिटाइलकोलिन क्या हो रहा था? और जो साइनैप क्या होता है? व्हाट इज साइनैप? साइनैप इज द कनेक्शन बिटवीन व्हाट? किस चीज के बीच में कनेक्शन है? साइनैप किसे कहते हैं? व्हाट इज साइनैप? न्यूरॉन्स। बिटवीन टू न्यूरॉन्स. ओके, और न्यूरॉन्स में, दोनों न्यूरॉन्स में कौन कौन से पार्ट्स अटैच होते हैं एक दूसरे से? पहले न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट. ओके, या यस सर। so today we are going to talk all about the action potential. Okay, action potential. We will discuss everything regarding the action potential. और इसको एक और नेम दिया गया है, nerve impulse conduction. What is called the nerve impulse conduction? Nerve impulse conduction. ठीक? Okay everyone. एक चीज आपको पहले ये याद रखनी है कि इसमें कुछ चैनल्स काम करते हैं. इस पूरे मैकेनिज्म में कुछ चैनल्स काम करते हैं जिन्हें हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स. वोल्टेज गेटेड चैनल्स. दूसरे चैनल्स जो इसमें काम करेंगे उन्हें हम कहते हैं लीक चैनल्स. ओके, और एक पंप जो कि मेन है इस पूरे प्रोसेस में, जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप. ये इसमें काम करेगा. ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है एक्शन पोटेंशियल का, ये कहाँ होता है? ये होता है हमारी एक्सोलेमा में. कहाँ होता है? एक्सोलेमा में. क्योंकि एक्सोलेमा क्या काम करती है? ये हमारी ऊपर सेल बॉडी आ जाएगी, ये इसके डेंड्राइट्स आ जाएंगे, ठीक है, और नीचे एक्सॉन हिलक वाला पार्ट आ जाएगा. ये हमारी यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट रहेंगी पूरी, ठीक, इस तरह से. तो ये जो हमारा एक्सोलेमा और इसके अंदर एक्सोप्लाज्म है, ये पूरा न्यूरोट्रांसमीटर ही तो है. ये न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर होगा कहाँ पे? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, इस तरह से, ठीक है. तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जब सिग्नल आता है, ये इस वाले पार्ट पे सिग्नल आएगा. मैंने आपको बताया था जो हमारा एक्सॉन हिलक होता है वो हमारे एक्सॉन का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, क्योंकि यहीं से सिग्नल का जनरेशन स्टार्ट होता है, ठीक. तो जो सिग्नल आया यहाँ पे, ये सिग्नल आगे की तरफ मूव करेगा, है ना. सिग्नल मूव करेगा. जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसका जो मतलब नेचर है, इस मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो बदलता चला जाएगा. मतलब पीछे से नॉर्मल होता जाएगा और आगे से बदलता जाएगा. तो एक चीज हमें पहले ये याद रखनी है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये रेस्ट कंडीशन में जब होती है तो इसके पास क्या क्या चेंजेस रहते हैं, और जब इस पे सिग्नल आता है तब क्या क्या चेंजेस इसमें हो जाते हैं. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं. कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप इस पूरी प्रोसेस का, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. ठीक, रेस्टिंग पोटेंशियल. ठीक, दूसरा स्टेप कौन सा है? जिसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल. और एक्शन पोटेंशियल वाले पार्ट में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी? इसमें एक तो डीपोलराइजेशन होगा. डीपोलराइजेशन के अलावा रीपोलराइजेशन होगा. और लास्ट होगा हाइपर पोलराइजेशन. क्या हो जाएगा? हाइपर पोलराइजेशन. ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या चीज रिमेंबर करनी है? दैट इज डीपोलराइजेशन वाला जो पार्ट है ये. दूसरा रेस्टिंग पोटेंशियल वाला पार्ट. रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? हमारी एक्सोलेमा का मतलब एक्सॉन की मेम्ब्रेन अभी कुछ नहीं कर रही है, वो बिल्कुल एकदम सिंपल है, उसमें किसी तरह का कोई न्यूरोट्रांसमीटर का फ्लो नहीं है, वो रेस्ट कंडीशन में है. तो हम क्या कहेंगे? नो एक्टिविटी इन एक्सॉन मेम्ब्रेन. ठीक है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है रेस्टिंग पोटेंशियल वाले पार्ट में, या फिर रेस्टिंग पोटेंशियल वाले एक्टिविटी में. सेकंड एक्टिविटी इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल का मतलब है सिग्नल अराइव होगा. यहाँ पे सिग्नल आया, जैसे ही सिग्नल अराइव हुआ, सिग्नल आया, सिग्नल के आते ही डीपोलराइजेशन होगा सबसे पहले. और डीपोलराइजेशन में जो हमारे सोडियम आयंस हैं, ठीक है, सोडियम
सोडियम आयंस का इनफ्लक्स हो जाएगा, इनफ्लक्स हो जाएगा मेम्ब्रेन में। ठीक, जैसे ही सोडियम आयंस का इनफ्लक्स हुआ है, रीपोलराइजेशन कंडीशन आएगी। इसके बाद रीपोलराइजेशन कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर चले जाएंगे, इनका इफ्लक्स हो जाएगा। ठीक, और जो हाइपर पोलराइजेशन है, हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, हमारी जो एक्सोलेमा वाला पार्ट है, एक्सोलेमा मतलब जो मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी फिर से, मतलब उसके अंदर का जो इंटरनल एनवायरमेंट है, इंटरनल एनवायरमेंट है, वो पूरा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जैसा नॉर्मल था, नॉर्मल कंडीशन में जब नेगेटिव था, उससे भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बिकम बिकम मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। रेस्टिंग कंडीशन में भी मेम्ब्रेन कैसी है, हमारी नेगेटिव है। ठीक, जब सिग्नल अराइव होता है और सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो जाता है, तो हमारी मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और जैसे ही सोडियम आयन बाहर जाते हैं, ये फिर से नेगेटिव हो जाएगी, फिर से नेगेटिव हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इतना याद रखना है। एक चीज और याद रखनी है कि हमारा ये जो सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा, इस सोडियम पोटेशियम पंप की एक खास बात ये है कि ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के जब अंदर आते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम इन मतलब अंदर आएंगे मेम्ब्रेन के। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हो आप इस चीज को। मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये हमारी मेम्ब्रेन है। ठीक, मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम एक्सोलेमा कहते हैं, क्योंकि एक्सॉन की मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा, ये वाली है ना, ये वाली। इसके अंदर का जितना भी मैटर है, ये क्या है, एक्सोप्लाज्म। दिस इज एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक्सोप्लाज्म। ठीक, ये एक्सोलेमा। तो ये जो है, ये क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट रहेगा। इस पंप की खास बात क्या है, इसके इंटरनल एनवायरनमेंट में पोटेशियम ज्यादा है, बाहर के एनवायरनमेंट में सोडियम ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे ही सोडियम के 3 मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम इनसाइड अंदर आएंगे बाहर से, है ना, वैसे ही पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल जाएंगे बाहर, 2। और इस पूरे प्रोसेस में कितने एटीपी यूज होंगे, ओनली 1 एटीपी यूज होगा, 1 एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। ये हमें याद रखनी है। 3 मॉलिक्यूल सोडियम के बाहर जाएंगे, मतलब बाहर से अंदर आएंगे, और पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। उस इस पूरी पूरी प्रोसेस में 1 एटीपी हमारा यूज होना है। याद रहेगा, ये बहुत सिंपल सा था। Yes, sir. अब हम बात करते हैं अपने रेस्टिंग पोटेंशियल वाली कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। अगली स्लाइड पे देख लेते हैं इसे हम, यहाँ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम देख रहे हैं जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्ट कंडीशन में है, जब वो रेस्ट कंडीशन में होती है, तब हम उसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल है। अभी उसमें मतलब पोटेंशियल बोले तो आप कितना कुछ कर सकते हैं, आपकी पोटेंशियलिटी कितनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है, 3 घंटे, आप कहोगे कि सर मैं 3 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। अभी मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं, आपको 10 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो क्या आप 10 घंटे तक पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी 3 घंटे की या 5 घंटे की हो सकती है, 8 घंटे की हो सकती है। और मैं कह रहा हूँ आपको 24 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे ही हमारी मेम्ब्रेन जो है एक्सोलेमा, उसकी भी अपनी एक पोटेंशियलिटी है ना, काम करने के लिए, कि वो कितने वोल्टेज पे काम कर सकती है। उसको क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं सिग्नल होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह फ्लो करता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम, उसी के लिए हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी प्रेजेंट है। ठीक, जिनकी प्रेजेंस में मेम्ब्रेन काम करेगी। तो यहां हम मेम्ब्रेन बना लेते हैं पहले। दिस इज द मेम्ब्रेन। ठीक, क्या ये हमारी एक्सोलेमा। ठीक, क्या ये, दिस इज एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब अंदर के एनवायरनमेंट में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगी, तो अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, The negative. है ना, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स है, ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हम इसको नेगेटिव बना लेते हैं। ठीक, ये भी हमारा नीचे वाली मेम्ब्रेन पूरी एक ही है, ये दोनों एक्सोन वाला पार्ट। अब ऑब्वियसली जब अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है, तो बाहर वाला पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। Positive. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, पॉजिटिव है।
इतना क्लियर है? बहुत सिंपल सी Yes, चीज थी। sir. ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और मेम्ब्रेन अभी हमारी कैसी है? रेस्ट कंडीशन में, कुछ नहीं कर रही है बिल्कुल। ठीक। ये अंदर वाला पार्ट क्या है, जहां पे ये साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट है और नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ये हमारा एक्सोप्लाज्म है। दिस इज एक्सोप्लाज्म। ठीक। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब ये जो हमारा बाहर वाला, ये जो एक्सोप्लाज्म है, क्योंकि अंदर प्रेजेंट है, तो हम इसको इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली इंटरसेलुलर मतलब अंदर की तरफ, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? इंटर सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक। इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और बाहर वाले एनवायरनमेंट का हम क्या कह सकते हैं इसको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, बाहर वाला पार्ट। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ECF, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ICF। इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक, सॉरी, ये इंट्रा होगा, इंटर लिख दिया मैंने, इंट्रा, RA। जस्ट अ मिनट। इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर। ठीक। अब क्या होता है, एक चीज हमें क्या और देखनी है यहाँ पे, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप मैं बना रहा हूँ, दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप है ये बीच में। एक सोडियम पोटेशियम पंप तो प्रेजेंट है, लेकिन जो बाहर वाला रीजन है, ये बाहर वाला रीजन, यहाँ पे तो सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा है, और अंदर वाले रीजन में पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक। और ये मेम्ब्रेन जो है, ये पोटेशियम के लिए तो ज्यादा परमिएबल है और सोडियम के लिए परमिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो सोडियम है वो कभी भी अंदर बाहर आ जा सकता है, लेकिन सोडियम के साथ ऐसा नहीं होगा। सोडियम तभी अंदर आएगा जब उसको स्टिमुलस मिलेगी या फिर सिग्नल मिलेगा। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक। अब क्या हुआ, ये तो रेस्टिंग पोटेंशियल थी हमारी कंडीशन, जिसमें कि सोडियम जो है बाहर की तरफ है और प्रेजेंट है, जिसका अमाउंट बाहर ज्यादा है, और पोटेशियम का अमाउंट अंदर ज्यादा है। अब क्या होगा, अब हमारी मेम्ब्रेन को सिग्नल मिलेगा। और रेस्ट कंडीशन में जब हमारी मेम्ब्रेन होती है, रेस्ट कंडीशन में हमारी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना होता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। कितना होगा? -70 मिलीवोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट, ये याद रखना। ठीक। रेस्ट कंडीशन में अब क्या होगा, अब हमारी मेम्ब्रेन को मिलेगा सिग्नल। क्या मिलेगा? Signal. सिग्नल। ठीक। फिर से वही करेंगे हम। बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। सेम एज अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। अब क्या मिला, अब आया हमारी मेम्ब्रेन के पास सिग्नल। ये सिग्नल आ रहा है। क्या आ रहा है? ये सिग्नल आ रहा है। ठीक। सिग्नल आया जैसे ही, अब हमारे सिग्नल की थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होती है, या हम कह सकते हैं जो सिग्नल है उसका पोटेंशियल कितना है? उसका पोटेंशियल है हमारे सिग्नल का -55 मिली वोल्ट। वोल्ट का मतलब क्या है? देखो, वोल्ट वर्ड आ रहा है ना, वोल्ट। वोल्ट वोल्ट का मतलब है करंट की बात चल रही है। हमारे जो सिग्नलिंग होती है ना हमारे न्यूरॉन्स में, वो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में होती है। ठीक। तो जितने भी सिग्नल्स होंगे जो, या जितने भी केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में जब ये चलेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल होगा, इस इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, इसे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। सिग्नल को हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेश वोल्ट, थ्रेशोल्ड। और इसकी वैल्यू कितनी है? -55 मिली वोल्ट। -55 मिली वोल्ट का जब थ्रेशोल्ड आएगा या फिर सिग्नल आएगा, जैसे ही सिग्नल आया, सिग्नल के आते ही क्या होगा, जो बाहर बाहर सोडियम प्रेजेंट था, ये सोडियम प्रेजेंट था, ये कहाँ इन्फ्लक्स हो जाएगा? इसका अंदर, अंदर की तरफ मूव कर लेगा। 3 मॉलिक्यूल सोडियम के अंदर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अंदर। अब मुझे एक चीज बताओ, जब सोडियम बाहर था तो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा था? पॉजिटिव था, है ना? और जैसे ही सोडियम अंदर जाएगा, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अंदर के एनवायरनमेंट में तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और बाहर का कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक। जैसे ही सोडियम एंटर करेगा, ये सिर्फ सोडियम के एंटर करने तक है प्रोसेस। सोडियम ने एंटर किया,
अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव, बाहर का एनवायरनमेंट नेगेटिव, लाइक दिस। इज दैट क्लियर एवरीवन? सोडियम की एंट्री पर इतने पार्ट में हमने सोडियम लिया है, इतने पार्ट में, ठीक है। सोडियम ने एंटर किया, अंदर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अभी हमने एक चीज क्या देखी थी, सोडियम के एंट्री होने के साथ में हमारा जो पोटेशियम है उसे भी तो बाहर निकलना चाहिए। यहां देखा था ना, जो सोडियम था ये अंदर गया तो 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम के भी बाहर आने चाहिए, तभी तो एक एटीपी यूज होगा हमारा। तो जब हमारा सोडियम एंटर करता है, सोडियम की एंट्री पर, सिग्नल आने पर जो सोडियम की एंट्री होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। ये क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अब डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होगा, जिसमें हमारा पोटेशियम बाहर चला जाएगा, ठीक। यह फिर से ये हमारी मेम्ब्रेन आ गई, ये मेम्ब्रेन आ गई। यहाँ पे जो सोडियम के चैनल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे सोडियम आयन चैनल्स प्रेजेंट थे, यहाँ लिख लेते हैं हम, दीज आर द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने का मतलब क्या है? जो सोडियम अंदर आया था अब वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक। अब सोडियम अंदर नहीं आ सकता तो किसी एक को तो बाहर जाना पड़ेगा। कौन बाहर जाएगा? अपना पोटेशियम बाहर जाएगा। तो पोटेशियम के लिए भी चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे पोटेशियम के लिए चैनल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा था अंदर, ये कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, ठीक। अब जैसे ही पोटेशियम बाहर गया, पोटेशियम के बाहर जाने के की जो ये एक्टिविटी हुई है, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन, ठीक। एनवायरमेंट वैसे ही रहेगा जैसा था। कैसा? अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, अंदर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अंदर पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, क्योंकि अंदर क्या आ चुका है? सोडियम आ चुका है। सोडियम आया है, इस वजह से यहाँ पे अंदर का जो पोटेंशियल है वो कैसा रहा? पॉजिटिव, और बाहर का फिर से हो गया नेगेटिव। और हमारा जो पोटेशियम आया है ये नेगेटिव नेगेटिव एनवायरमेंट में ही रह सकता है। तो ये एनवायरमेंट बाहर का कैसा है? नेगेटिव। और पोटेशियम को भी कैसा एनवायरमेंट चाहिए? नेगेटिव। तो इसको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये जैसे ही बाहर गया, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं क्या? रीपोलराइजेशन। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। इतनी बात क्लियर है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मेम्ब्रेन कुछ नहीं करी है, खाली पड़ी है, ऐसे ही उसके अंदर पोटेशियम भरा पड़ा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोडियम भरा पड़ा है। जैसे ही सिग्नल आएगा सोडियम अंदर आ जाएगा, ठीक। सोडियम के अंदर आते ही हमारा जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्टिविटी होगी डीपोलराइजेशन की, हमारे मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था? पहले -70 था, और ये -70 से कैसा हो जाएगा? +34 मिलीवोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो डीपोलराइजेशन में हमारी मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू है वो कितनी है? +34, ठीक। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, अब डीपोलराइजेशन के बाद क्या हुआ? रीपोलराइजेशन हुआ। और रीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है? हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन है ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। कैसे? बाहर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर फिर से नेगेटिव हो जाएगा। ये मेम्ब्रेन अपना नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, लाइक दिस, ठीक। और अंदर का जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन में क्या होगा? अंदर का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। और मोर नेगेटिव, पहले जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली कंडीशन में नेगेटिव था तब कितना था? -70। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? और भी ज्यादा नेगेटिव होने पर -90 मिलीवोल्ट, ठीक, -90 मिलीवोल्ट। और कंडीशन सेम हो जाएगी, कंडीशन सेम हो जाएगी। बाहर सोडियम आ जाएगा, मतलब मेम्ब्रेन जैसे पहले थी, नॉर्मल थी, सोडियम बाहर था, पोटेशियम अंदर था, वही वाली कंडीशन आ जाएगी फिर से। तो क्या हो रहा है? पहले मेम्ब्रेन रेस्ट कंडीशन में थी, सिग्नल आया, सिग्नल के आते ही डीपोलराइज हो गई, वैल्यू चेंज हुई, -70 +34 हो गई। -70 से फिर हमारी मेम्ब्रेन में सोडियम अंदर आया तो डीपोलराइजेशन हुआ, पोटेशियम बाहर गया तो रीपोलराइजेशन हुआ। रीपोलराइजेशन होने के बाद
मेम्ब्रेन फिर से हाइपर पोलराइज कंडीशन में जाएगी, जिसमें हमारा जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और हमारी जो मेम्ब्रेन वैल्यू है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू है, वो -90 मिलीवोल्ट हो जाएगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अब आप Yes, sir. पूछोगे सर ये हाइपर पोलराइजेशन हुआ ही क्यों? जब हमें सिग्नल मिलना था तो वो सिग्नल, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो सिग्नल जो है ये मेम्ब्रेन हमारी हाइपर पोलराइज ही ना हो, सिग्नल आगे बढ़ना है। देखो इसके लिए हम ये समझेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ये हमने पूरी मेम्ब्रेन बना ली, इसको समझो कुछ इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हो रही है। देखो पहले पॉजिटिव है बाहर, अंदर है नेगेटिव, ठीक। सब पूरी पूरी मेम्ब्रेन ऐसी है ना, पूरी मेम्ब्रेन ऐसी है। जैसे ही सिग्नल आया, सिग्नल आया, सिग्नल के आते ही अंदर का जो पोटेंशियल था वो कैसा हो गया? पॉजिटिव। बाहर का कैसा हो गया? नेगेटिव, ठीक। बाहर का हो गया नेगेटिव। लेकिन जितने एरिया में सिग्नल चल रहा है, ठीक है, उतने एरिया में तो हमारा नेगेटिव रहेगा, बाकी के आगे वाले एरिया में पॉजिटिव ही है अभी, क्योंकि सिग्नल यहाँ पे पहुंचा नहीं है, और सिग्नल को एक ही डायरेक्शन में क्या करना होता है? मूव करना होता है। तो आप ये समझ सकते हैं जैसे जैसे सिग्नल आगे चलता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारा ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें आगे की मेम्ब्रेन नेगेटिव होती चली जाएगी और पीछे की मेम्ब्रेन फिर से पॉजिटिव होती चली जाएगी, जैसे कि ये है ना। ये वाला सिग्नल आगे जाएगा तो आगे क्या हो जाएगी मेम्ब्रेन? आगे हो जाएगी पॉजिटिव अंदर से, है ना, और बाहर से नेगेटिव, इस तरह से, है ना। और पीछे कैसी हो जाएगी? फिर से नॉर्मल, पीछे नॉर्मल हो जाएगी, मतलब अंदर नेगेटिव हो गया। लेट मी इरेज इट। यहाँ पे अंदर तो नेगेटिव हो गया, बाहर पॉजिटिव हो गया। तो मतलब ये सिग्नल के ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा प्रोसेस। जैसे जैसे सिग्नल आगे चलता जाएगा वैसे वैसे हमारी मेम्ब्रेन क्या करती जाएगी? पीछे रिपोलराइज होती जाएगी। अभी यहाँ पे सिग्नल है तो ये इस प्रोसेस को हम डीपोलराइजेशन कहेंगे, क्योंकि सिग्नल यहाँ पर है, ठीक है। तो पीछे वाली क्या हो गई? रिपोलराइज हो गई। ये कैसी हो गई? रिपोलराइज हो गई, ठीक। और ये रिपोलराइज हो गई, मतलब इसके अंदर अभी अंदर सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है अंदर, यहाँ से पोटेशियम बाहर निकल चुका है। और ये वाली कैसी हो गई? हाइपर पोलराइज। हाइपर पोलराइज मतलब -90 मिलीवोल्ट। ये कैसी है? अभी +30 मिलीवोल्ट, ठीक। और ये वाली कैसी है? ये भी अभी +30 मिलीवोल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम को बाहर निकलना है। जैसे पोटेशियम बाहर निकलेगा सोडियम अंदर आ जाएगा, तो ये रिपोलराइज हो जाएगी फिर से। फिर ये वाला जो सिग्नल है जब जैसी और आगे बढ़ेगा तो ये वाला जो पार्ट था ये रिपोलराइज हो जाएगा, ये वाला पार्ट डीपोलर हाइपर पोलराइज, ये फिर से नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर है ये कैसे चल रहा है पूरा प्रोसेस? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अभी पूछो, अभी हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट करेंगे उस चीज को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो इस पूरे प्रोसेस को मैं दोबारा से स्लाइड चेंज कर रहा हूं। आई एम चेंजिंग द स्लाइड वंस अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग। ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक। Yes, sir. -70 मिलीवोल्ट था हमारी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। फिर डिपोलराइजेशन हुआ, +34 हो गया। इसके बाद रिपोलराइजेशन हुआ जिसमें पोटेशियम आयन्स बाहर गए थे। फिर क्या हुआ? हमारी मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज कंडीशन में आ गई, जिसमें कि अंदर का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, -70 की जगह और -90 हो गया, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो ये जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ता जाएगा पीछे की मेम्ब्रेन नॉर्मल होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम पॉइंट्स लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अगर हम रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें? अगर रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें तो रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या हो रहा है? रेस्टिंग पोटेंशियल में सोडियम एंड पोटेशियम ATPase pump throws out 3 sodium in exchange of 2 potassium। यही हो रहा था, 3 मॉलिक्यूल बाहर गए थे सोडियम के, 3 अंदर आए थे और 2 बाहर चले गए थे पोटेशियम के, ठीक है।
यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है रेस्ट कंडीशन में थी, जब मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम, वो पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल है, और साथ में उसके क्या प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट है एक्सोप्लाज्म वाले पार्ट में, एंड मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, इम्परमिएबल का मतलब इससे अब कुछ बाहर नहीं जा सकता, इम्परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं हमारी, उनके लिए ये क्या है, इम्परमिएबल, मतलब अंदर जितनी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है वो अंदर की अंदर ही रहेंगी, वो सोडियम और पोटेशियम का जब एक्सचेंज हो रहा था उस टाइम वो बाहर नहीं जाएंगी। ओके एवरीवन? Yes, sir. यस। डीपोलराइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होंगे? डीपोलराइजेशन में देखो सिग्नल आएगा, पहले तो सिग्नल अपीयर, सिग्नल आया, सिग्नल के ही आते क्या होगा, सोडियम वोल्टेज, गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे, गेटेड चैनल्स ओपन हो गए, ओपन हुए, एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम अकर। ओके, और जो हमारी मेम्ब्रेन थी उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एंड इट्स पोटेंशियल बिकम +34 मिलीवोल्ट, कितना हो गया, +34 मिलीवोल्ट हो गया। ओके एवरीवन? Yes, उसके बाद sir. आएगी हमारी रीपोलराइजेशन कंडीशन, रीपोलराइजेशन कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो हमारे सोडियम गेटेड चैनल्स थे वो क्लोज हो जाएंगे, मतलब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज हो जाएंगे, क्लोज्ड, एंड efflux of potassium ions takes place, ठीक, पोटेशियम आयंस बाहर चले जाएंगे। लास्ट कंडीशन आती है हमारी हाइपर पोलराइजेशन की, हाइपर पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, इसमें हमारी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, मेम्ब्रेन बिकम मोर नेगेटिव, कितनी नेगेटिव हो जाएगी, -90 मिलीवोल्ट तक, ठीक। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. समझ में आया पूरा प्रोसेस किस तरह से चल रहा है? कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो अभी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब जो हमारा पार्ट स्टार्ट होगा, हमने न्यूरॉन कंप्लीट कर लिया है। आफ्टर द न्यूरॉन वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब अपना जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है वो। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो देखो अब हम अपने नर्वस सिस्टम का पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, समथिंग लाइक जो द नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कैसा है, इट्स ओरिजिन इज एक्टोडर्मल। कैसा है ये?
डर्मल। जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंडीशन में होते हैं, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है वॉर्म में, तो उसके पास दो मेम्ब्रेन्स बनती हैं। कौन कौन सी? एक एक्टोडर्म बनती है और दूसरी एंडोडर्म बनती है। तो उसमें जो एक्टोडर्म लेयर है ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बनाती है। ओके, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम बना है दो पार्ट्स के थ्रू। दिस इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इट कंटेन्स टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड ब्रेन, ब्रेन, एंड द सेकंड इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है ये भी तीन पार्ट से मिलकर बना है। इट कंटेन्स थ्री पार्ट्स ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, दिस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड द sympathetic and parasympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. Okay everyone, is that clear? Yes, sir. Yes. ठीक, तो इनमें एक चीज हमें याद रखनी है क्या, कि ये जो हमारा सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसमें मेन डिफरेंस क्या है? इसमें मेन डिफरेंस ये है, जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी वॉल्यूंट्री एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। कैसी एक्टिविटी कंट्रोल करेगा ये? वॉल्यूंट्री। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। वॉल्यूंट्री एक्टिविटीज का मतलब क्या है? जो हमारे सेंस में, मतलब हमारे कॉन्शियसनेस के प्रेजेंस में हो रही है, जैसे कि चलना फिरना। हम अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से कहीं जाना होता है तो जाते हैं, नहीं मर्जी होती तो नहीं जाते हैं। तो हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग ये सारी प्रोसेसेस चल रही होती हैं, जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटीज आएंगी, जैसे कि हमारी हार्ट की फंक्शनिंग हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना, हमारे आईज का मूवमेंट हो गया, ये इनवॉल्यूंट्री। हम अपने आईज के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम ये चाहें कि हम एक ही जगह देखते रहें पूरे दिन, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, वो इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटी है। ठीक, इज दैट क्लियर? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ कहाँ एक्टिवेट होता है? ये होता है जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक होता है जब हम रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, रेस्ट कंडीशन, या फिर हम कह सकते हैं जब कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ठीक, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, या फिर हम इमरजेंसी कंडीशंस में होते हैं, जैसे कि हम लड़ाई कर रहे हैं, फाइट, या फिर फ्लाइट, उड़ने के लिए। फ्लाइट मतलब उड़ना, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं, जब हमें ऊंचाई से डर लगना स्टार्ट होता है। देखा होगा जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं पहाड़ों पे जाऊंगा, कहीं पे माउंटेन पे जाऊंगा, जब मैं माउंटेन पे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाऊंगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी मुझे डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जो कि मुझे उस ऊंचाई से डरा रहा है। ठीक, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, और जब sir. मैं रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट कंडीशन में हूँ, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नाउ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट। पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, Yes, sir. सो वी आर स्टार्टिंग विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रेन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ब्रेन। अब देखो, ह्यूमन ब्रेन जो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक, ये हमारी बॉडी की दो तरह की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। दोनों एक्टिविटी कंट्रोल करेगा। कौन कौन सी? एक तो ये वॉल्यूंट्री एक्टिविटीज कंट्रोल करेगा, वॉल्यूंट्री, और दूसरी इनवॉल्यूंट्री। ठीक, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो कर ही रहा है, साथ
में ब्रेन भी कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूंटरी एक्टिविटी जो हमारी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग है, और इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी जो हमारी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इन वॉल्यूंटरी एक्शंस में हम ले सकते हैं कुछ एक्शंस जैसे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या लिख सकते हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक। जबकि मूवमेंट क्या है? एक तरह की इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी है, और लोकोमोशन क्या है? एक तरह की वॉल्यूंटरी एक्टिविटी है, ठीक। इसके अलावा, इस मूवमेंट के अलावा और भी कुछ इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हमारे हार्ट की फंक्शनिंग हो गई, हार्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्मो रेगुलेशन हो गया, बॉडी का टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी एक तरह की इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी है जो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी भी मतलब और भी एक्टिविटीज है, वो सारी ही एक्टिविटीज किसके थ्रू कंट्रोल की जा रही है? ब्रेन के थ्रू कंट्रोल की जा रही है। जैसे कि हंगर, भूख लगना, हंगर, ठीक है। थर्स्ट मतलब प्यास लगना, ओके। सारी ही एक्टिविटीज कंट्रोल की जाएंगी हमारे ब्रेन के थ्रू। तो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें, सपोज इट दिस इज एन इंडिविजुअल हेयर, ये हमारे पास एक इंडिविजुअल है, अच्छा लग रहा है? Yes, sir. ये आई हो गई इसकी आंख, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, सबसे ऊपर वाले पार्ट में, यहाँ सबसे पहले जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी इसकी सिर के नीचे, खोपड़ी के नीचे, दिस इज द बोन पार्ट। अगर आप अपना सिर भी टच करोगे तो देखो, हार्ड हार्ड टच करोगे तो हार्ड हार्ड सा फील होगा। दिस हार्ड स्ट्रक्चर इज बोन्स। ये क्या है? हमारी क्रैनियम बोन्स हैं, जो क्या बनाती हैं? क्रैनियम बनाती हैं, खोपड़ी बनाती हैं, ठीक है। अब क्रैनियम के नीचे कुछ लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहेंगी? कुछ लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी। देयर आर सम लेयर्स जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इस तरह से लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। इन लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस, मेनिंजेस, ठीक। और मेनिंजेस के नीचे क्या प्रेजेंट रहता है? ब्रेन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे इस तरह से ब्रेन इज प्रेजेंट। ये सेरेबेलम, सेरेब्रम वाला पार्ट है, सेरिबेलम वाला पार्ट यहाँ प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से, लाइक दिस। ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड आ गई। इज दैट क्लियर हाउ हमारा ब्रेन किस तरह से सिचुएटेड है? तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन का सेरिबेलम वाला पार्ट है, ये सेरिबेलम। ये हमारा सेरेब्रम वाला पार्ट है, सेरेब्रम। अब क्या होता है, ये जो मेनिंजेस हैं, मेनिंजेस में 3 लेयर्स आती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर्स आएंगी? देयर इज 3 लेयर्स इन मेनिंजेस, ठीक। जो सबसे बाहर वाली है उसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे आती है एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड मैटर। आफ्टर एरेक्नॉइड मैटर द लास्ट वन इज कॉल्ड द पाया मैटर, दैट इज पाया मैटर, ठीक। ये 3 लेयर्स प्रेजेंट रहेंगी। तो पहले हम ये 3 लेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना ब्रेन जो है वो डिस्कस करेंगे, ओके। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेनिंजेस। इस डायग्राम में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. एनी क्वेरी? No, sir. ठीक, तो हम मेनिंजेस वाला पार्ट कवर करते हैं। सो हियर देखो, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट जो कि मैं यहां बना रहा हूं, जस्ट अ मिनट। दिस, ये क्या है? हमारी क्रैनियम। क्या है ये? क्रैनियम, खोपड़ी, ठीक। दिस इज कॉल्ड क्रैनियम, हार्ड बोनी पार्ट। क्रैनियम के नीचे कुछ स्पेस प्रेजेंट रहता है, ठीक। थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट रहेगा क्रैनियम के नीचे। इस स्पेस में एक लेयर आएगी कुछ इस तरह से,
ठीक, इस तरह से। और इस लेयर से कुछ विलाई निकलते हैं, ठीक है। अब वो हम अभी देखेंगे। पहले ये जो हमारा पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एपीड्यूरल स्पेस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एपीड्यूरल स्पेस। क्या है ये? एपीड्यूरल स्पेस है। एपीड्यूरल स्पेस के बाद ये जो लेयर है, इस लेयर में भी थोड़ा सा लिक्विड प्रेजेंट रहेगा। यहाँ भी लेयर लिक्विड प्रेजेंट है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? इस लिक्विड को कहते हैं हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो हमारा एपिड्यूरल स्पेस बनेगा ना, ये कौन सा वाला पार्ट बनाएगा? ये जो हमारी एरेक्नोइड लेयर आती है। जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ द एरेक्नोइड लेयर। इसके नीचे हमारी एरेक्नोइड लेयर प्रेजेंट रहेगी कुछ इस तरह से। इस एरेक्नोइड लेयर से कुछ विलाई निकलते हैं, इस तरह से विलाई निकलते हैं। इनको हम कहते हैं एरेक्नोइड विलाई। क्या कहते हैं? एरेक्नोइड विलाई। और ये एरेक्नोइड विलाई क्या काम करते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, कुछ कैविटीज बना देते हैं, समथिंग लाइक दिस। कैविटीज बना देंगे ये। दीज कैविटीज आर एक्चुअली कॉल्ड द एपिड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं इसे? एपिड्यूरल स्पेस। ये कैविटीज, इस कैविटी के अंदर का जितना स्पेस है, ये हमारा मेन एपिड्यूरल स्पेस है। दिस इज द मेन एपिड्यूरल स्पेस। ठीक, एपिड्यूरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ड्यूरल रीजन के जो हमारी ड्यूरा मैटर है, उसके ऊपर वाले पार्ट में ये पूरी जो प्रोसेसेस हैं वो प्रेजेंट है। ठीक, तो अगर हम ड्यूरा मैटर देखें तो कौन सी लेयर हो गई? दिस इज द ड्यूरा मैटर। दिस इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ठीक, अब ड्यूरा मैटर के नीचे यहाँ पे ये लेयर कौन सी है? ये हमारी एरेक्नोइड मैटर आ गई। एरेक्नोइड मैटर। ठीक, एरेक्नोइड मैटर के नीचे भी थोड़ा सा क्या रहेगा? लिक्विड प्रेजेंट रहेगा, जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक, और जितना भी स्पेस ये प्रेजेंट है, इस पूरे स्पेस को कहा जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक, और सब एरेक्नोइड स्पेस के नीचे एक लेयर प्रेजेंट रहेगी, जिसे हम कहते हैं पाया मैटर। और ये पाया मैटर कुछ इस तरह से इन्वेजिनेशंस क्रिएट करती है नीचे की तरफ। ये इन्वेजिनेशंस एक्चुअल में क्या है? ये इन्वेजिनेशंस हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल्स बोले तो अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, समथिंग लाइक हम इस तरीके से ब्रेन बनाते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग्स होती हैं, इनफोल्डिंग्स। ये इनफोल्डिंग्स, तो ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, ये वाली इनफोल्डिंग्स, ये क्या है? ये है, दीज इनफोल्डिंग्स आर दीज। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगी? पाया मैटर प्रेजेंट रहेगी इसके ऊपर। यहाँ पे ये पाया मैटर प्रेजेंट है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक, पाया मीटर के ऊपर आ जाएगी हमारी एरेक्नोइड मीटर, और सबसे ऊपर आ जाएगी हमारी, यहाँ इसके ऊपर हम बना लेते हैं एरेक्नोइड मीटर। एरेक्नोइड मीटर के ऊपर आ जाएगी हमारी सबसे लास्ट वाली ड्यूरा मैटर। ये ड्यूरा मैटर आ गई। और फिर इसके बाद आएगा, इसके बाद ये वाला स्पेस आ जाएगा, पूरा ये स्पेस आ गया, और ये हो गई हमारी क्रैनियम। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ये कुछ रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? दिस इज कॉल्ड पाया मैटर। पाया मैटर। Look at this diagram, analyze. If you want to ask something, then you can ask. Is that clear? Yes, sir. अच्छा, ये जो स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे पाया मैटर के और एरेक्नोइड मैटर के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस। ये मैं मेंशन करना भूल गया, सॉरी, मैंने बोला था लेकिन मेंशन नहीं किया। दिस स्पेस इज कॉल्ड सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस। और ये जो स्पेस में जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है, ये क्या है? हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक, cerebrospinal fluid is present here. Is that clear everyone? Yes, sir. Can we move to next? Yes, sir. हाँ, अब एक चीज हमें याद रखनी है, थोड़ा सा एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना है। क्या? ये जो हमारा एपिड्यूरल स्पेस या फिर ये जो हमारी ड्यूरा मैटर है, ये तीनों नेचर में कैसी होती हैं? ठीक, तो ये जो हमारी ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी है ये? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू बनी है ये। ठीक, जो एरेक्नोइड मैटर होती है, ये कैसी होती है? वेस्कुलर होती है। वेस्कुलर मतलब इसके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, और ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज को सप्लाई करवाने में मदद करती है विद द हेल्प ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, और लास्ट वाली आती है हमारी पायामीटर। ये पायामीटर बनी होती है डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी है ये?
डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू, डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू कह लो या डेंस कनेक्टिव टिश्यू कह लो, एक ही चीज है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ओके, ये पूरा लिक्विड वाला पार्ट है, यहाँ भी लिक्विड प्रेजेंट रहेगा। ओके एवरीवन? यस सर। या सो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं जो हमारे ब्रेन है, हमारे ब्रेन की कुछ लोब्स होती हैं। लोब्स का मतलब है जैसे अगर हम ये इंडिविजुअल बनाए लोब्स, या फिर हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, लाइक दिस। ऐसा हो गया। हम टॉपिक क्या देख रहे हैं? पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पार्ट्स। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, दिस फ्रंट पार्ट, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेन प्रेजेंट है, लाइक दिस। ये हमारा ब्रेन पूरा प्रेजेंट है। ठीक, ब्रेन आ गया ये पूरा। इस ब्रेन के 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स कौन कौन से? एक पार्ट तो ये वाला है, पूरा ये वाला पार्ट है। ठीक, दूसरा पार्ट आता है ये वाला। ठीक, तीसरा ये पार्ट हो गया, और चौथा जो ये बचा अपना दिस पार्ट। ठीक, तो हमारा जो ब्रेन है वो 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड है। तो यहाँ पे इनकी अगर हम लेवलिंग देखें तो हमारे कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे? ये जो एक्चुअल में इनको लोब्स कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड द लोब्स। ठीक, तो हाउ मेनी लोब्स आर देयर? 4 लोब। जब फर्स्ट वाली ये फ्रंट वाला पार्ट है, दिस इज द फ्रंट पार्ट। ठीक, फ्रंट मीन्स सामने की तरफ है, हमारे बिल्कुल मुंह के सामने की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं फ्रंटल। क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब। क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब। ठीक, दूसरी ये वाली आती है पैराइटल लोब, इसे कहा जाता है पैराइटल लोब। पैराइटल के बाद ये आती है हमारी ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक, एंड द लास्ट इज कॉल्ड द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कहाँ प्रेजेंट रहती है? कान के पास प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे कान आ जाएगा इस तरह से, तो इसके ऊपर वाले रीजन में यहाँ क्या प्रेजेंट रहेगी? टेम्पोरल लोब। ठीक, ये हमारी आंख है, आंख के ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है? फ्रंटल लोब प्रेजेंट रहती है। ओके, अबव द आई। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब क्या होता है हमारे ब्रेन के, अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एज वी नो द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। दैट इज कॉल्ड द फोरब्रेन, forebrain. Second is called the midbrain, and the last is called the hindbrain. ठीक, जो फोरब्रेन वाला पार्ट है ये कौन कौन से पार्ट से मिलके बना है? फोरब्रेन पार्ट इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम प्लस थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस। ठीक, ये 3 पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? फोरब्रेन बनाते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुको ये प्लस हटा देता हूं मैं यहाँ से, ठीक है, और फोरब्रेन में ये 3 पार्ट्स आ जाएंगे। ओके, मिड ब्रेन वाला पार्ट जो है हमारा, ये मिड ब्रेन पार्ट में हमारी एक डक्ट प्रेजेंट रहती है जिसे हम कहते हैं क्या? सेरेब्रल एडिक डक्ट। ठीक, क्या कहते हैं? सेरेब्रल एडिक duct, cerebral edic duct. ठीक, hind brain is made up of 3 parts also, the pons varoli plus cerebellum plus medulla oblongata. Is that clear? अब हम देखेंगे ये सारे पार्ट्स एक्चुअल में ब्रेन में होते कहाँ कहाँ हैं। ओके, Yes, sir. ठीक, अब हम डायग्राम बनाते हैं ब्रेन का एक्चुअली कैसे रहेगा पूरा सिस्टम। ये देखो, सबसे पहले जो हमारे सेरेब्रम वाला पार्ट आता है, सेरेब्रम वाला पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। किसके थ्रू? एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। ये जो व्हाइट पार्ट मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड द कार्पस कैलोसम। ठीक, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम is the connecting link, or we can say the part
दिस डिवाइड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इनटू द टू पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे हमारा, मैं बना लेता हूँ सेरेब्रम वाला पार्ट अपना, ये आ गया हमारा पूरा सेरेब्रम, ठीक, ये आ गया सेरेब्रम। और सेरेब्रम दो पार्ट्स में डिवाइड है इस तरह से, सेरेब्रम दो पार्ट्स में डिवाइड है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा इनफोल्डिंग्स होंगी, ये टेढ़ी मेढ़ी जो इनफोल्डिंग्स होती है ना हम ब्रेन में देखते हैं, ये बहुत ज्यादा होंगी, हद से ज्यादा होंगी, ठीक। ये दूसरा वाला पार्ट ये होता है मेड्यूला, दिस इज कॉल्ड मेड्यूला। इसमें इनफोल्डिंग्स थोड़ी थोड़ी कम होंगी, मतलब थोड़ी कम होंगी, ठीक। यस सर। अब इस कार्पस कैलोसम के नीचे ये वाला पार्ट जो है ये क्या है हमारा? कॉर्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम का काम क्या है? ये हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, राइट में और लेफ्ट में, है ना। सेरेब्रल हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? देखो इस तरह से बनाते हैं ना हम, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा क्या है हमारा? सेरेब्रम है ना। ये हमारी राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और ये हमारी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक। तो ये कार्पस कैलोसम इसको टू हाफ्स में डिवाइड कर रहा है सेरेब्रम वाले पार्ट को। तो ये कार्पस कैलोसम कौन सा वाला पार्ट हुआ? ये बीच वाला पार्ट हुआ, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट क्या है? कार्पस कैलोसम है। तो इसके नीचे, अब हम इसके नीचे थैलेमस और हाइपोथैलेमस को देखते हैं। कुछ इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं हम इसका। ये नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर आता है, ये स्ट्रक्चर, ठीक। दिस स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नाम से ही पता चल रहा है, हाइपो का मतलब होता है बिलो, मतलब नीचे। थैलेमस मींस थैलेमस के नीचे। तो थैलेमस के नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? हाइपोथैलेमस हो गया। बाकी जो हमारा ये वाला पार्ट बचा, इतने पार्ट को हम देख लेते हैं। ये हमारा हाइपोथैलेमस था। ये वाला जितना भी पार्ट बचा ये क्या है? अपना मिड ब्रेन। व्हाट इज दिस? मिड ब्रेन। ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक। अब क्या होता है? मिड ब्रेन से, यहां से मिड ब्रेन से एक कैनाल निकलती है, इस तरह से एक कैनाल निकलती है। ये कैनाल कौन सी है? हमारी सेरेब्रल एडिक्डक्ट। और ये कैनाल आगे जाके कनेक्ट होती है किसमें? हमारे सेरिबेलम में। और सेरिबेलम कुछ इस तरीके से इनफोल्डिंग्स बनाता है अपने अंदर भी, इस तरह से इसमें इनफोल्डिंग्स बनती हैं, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना रहेगा, ठीक। ये पूरा क्या है हमारा? ये पूरा क्या है? ये सेरिबेलम है। दिस इज सेरिबेलम, ठीक। और सेरिबेलम से कनेक्शन किसका है? एडिक्डक्ट का, जो किसके साथ कनेक्टेड है? हमारे मिड ब्रेन के साथ। ये सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, दिस वन क्या है? ये सेरिब्रल एडिक्डक्ट। इसका काम क्या होता है? ये हमारी एक ऐसी डक्ट है जिसके पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक। ये ऐसी डक्ट है जिसपे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट, यहां से अब इस वाले पार्ट से क्या ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम दिस पार्ट हमारा जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन है वो ओरिजिनेट होगा, ठीक। यहां से फ्रॉम द बेस ऑफ मिड ब्रेन के बेस से। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। ये और यहां से एक बल्ज स्ट्रक्चर बनेगा बाहर की तरफ, लाइक दिस। और ये आगे चल के फिर ऐसे नीचे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये जो हमने ऊपर वाला पार्ट बनाया है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, जो बल्ज वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड पॉन्स। दिस इज कॉल्ड पॉन्स। क्या है ये? पॉन्स वेरोलाई। इसका पूरा नाम क्या है? पॉन्स वेरोलाई, ठीक। पॉन्स वेरोलाई के जस्ट नीचे दिस पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला। दिस पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला, या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं इसको, ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या है? हमारा वोमिटिंग सेंटर है। जो हमें उल्टी आती है, जब खाना खा लेते हैं ना, भर भर के खा लेते हैं और बाद में फिर उल्टी सी आनी स्टार्ट हो जाती है,
वो किसकी वजह से आती है? वो आती है हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के फंक्शनिंग की वजह से। ये कंट्रोल करता है हमारी पूरी ये एक्टिविटी, जो कि हमारा क्या है, वोमिटिंग सेंटर है, इसको वोमिटिंग सेंटर कहा जाता है। ठीक, इज दैट क्लियर? हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमें कब प्यास लगेगी, हमें कब भूख लगेगी, वो एक्टिविटी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन लुक्स लाइक। ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अभी हम क्या देखेंगे, हमारा जो सेरेब्रम है, ये जो सेरेब्रम है, इसके ये जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाला पार्ट है, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। क्या ये जो कॉर्टेक्स होता है, इसका कलर कैसा होता है? ग्रे होता है, ठीक है, ग्रे कलर। और मेड्यूला वाला पार्ट कैसा होता है? व्हाइट होता है। ठीक, कैसा होगा? व्हाइट होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि अगर हम सेरेब्रम का स्ट्रक्चर देखें तो ये सेरेब्रम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक, इस तरह से है। बीच में यहाँ इनफोल्डिंग्स आ गई टेढ़ी मेढ़ी सब, ये इसकी इनफोल्डिंग्स हो गई। ठीक, तो अगर हम इसका ये थोड़ा सा पार्ट बाहर निकाल के देखें, कौन सा वाला? ये वाला पार्ट, इतना पार्ट अगर हम थोड़ा सा जूम करके देख लें या फिर इसका स्ट्रक्चर देख लें, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। कैसे? ऐसे, ठीक, इस तरह से। अब मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम कि हम मूवी देखते हैं वो याद रहती है और जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, ये वही वेंट्रिकल्स हैं, ठीक, जो कि यहाँ से अराइज हो रहे हैं। सो दीज आर द वेंट्रिकल्स, जिसका ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स वाला पार्ट, सेरेब्रम का, है ना। और नीचे वाला पार्ट क्या है? हमारा कॉर्टेक्स। तो दिस पार्ट इज द, दिस पार्ट, ऑल, दिस इज द कॉर्टेक्स। क्या है ये? कॉर्टेक्स है। दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और दिस पार्ट इज द मेड्यूला। दिस इज द मेड्यूला, जो कलर में कैसा है? व्हाइट है। और ये कलर में कैसा है? ग्रे है। क्यों है? क्योंकि इसके पास न्यूरॉन्स ऐसे हैं, न्यूरॉन्स इसको कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, न्यूरॉन्स की वजह से इसका कलर कैसा है? ग्रे। और इसका कलर कैसा है? व्हाइट। वही जब हम याद करते हैं किसी भी चीज को, इन वेंट्रिकल्स पे प्रेशर पड़ता है, जब प्रेशर पड़ेगा तो इनकी जो फंक्शनिंग होगी वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी, जिस वजह से हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब हम मूवी देखते हैं तो ये वेंट्रिकल्स की जो दूरी है ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स पास पास आ जाते हैं और उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्लो जो है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। और हम उस चीज को विजुअलाइज भी कर रहे हैं, हमारी आंखों से डायरेक्ट वो जा रहा है, ब्रेन पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, जिस वजह से हमें वो एकदम से याद हो जाती है, रट जाती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? पायामीटर प्रेजेंट है। यहाँ पे पायामीटर आ जाएगी, जो कि अभी हमने देखी भी थी, ठीक है। तो अभी पायामीटर हम रिमूव कर रहे हैं, पायामीटर क्योंकि हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम लुक्स लाइक। ये क्या है? हमारा सेरेब्रम है। ये पूरा पार्ट क्या है? सेरेब्रम। ठीक, ये हमारी राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, राइट वाली सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। और ये हमारी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक, इसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक कॉर्टेक्स वाला और एक मेड्यूला वाला। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये वाला जो रीजन है ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, ये इस तरीके से नीचे की तरफ बल्ज रहेगा, ये इस तरह से इनफोल्डिंग्स बनेंगी इसके अंदर, ऐसे ऐसे पूरा, है ना। समझ गए किस तरह से रहेगा ये? Yes, sir. हाँ, अभी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करो पहले, उसके बाद आगे का बताऊंगा फिर। कार्पस कैलोसम क्या है? कार्पस कैलोसम वो स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन का, मतलब जो सेरेब्रम वाला पार्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। किस किस में? राइट में और लेफ्ट में। और सेरिबेलम क्या है? वो अलग पार्ट है। ठीक, तो अभी ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम का फंक्शन क्या है? सेरेब्रम अगर हम देखें, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारी थिंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। किसमें? थिंकिंग, सोचने समझने में, है ना। जब हम पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं, याद रखते हैं उन चीजों को, ये इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है। जबकि सेरेबेलम जो है ये मोमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। किसमें? मोमेंट में, हिलना डुलना, डांस करना, नाचना गाना, ये सारी एक्टिविटी कहाँ से हो रही है? हमारे सेरेबेलम वाले पार्ट से हो रही है। ओके, हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है? हाइपोथैलेमस का फंक्शन है हमारा एक तो बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। इसके अलावा थर्स्ट, मतलब प्यास लग रही है तो वो प्यास क्यों लग रही है? पानी की कमी हो गई है बॉडी में, वो सिग्नल कौन देगा? हाइपोथैलेमस देगा। भूख लग रही है, अगर हंगर लग रही है, हंगरी है आप, तो उसके भी सिग्नल्स कौन प्रोवाइड करेगा? हाइपोथैलेमस प्रोवाइड करेगा। ओके,
इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. और हमारी ये जो मेनिंजेस हैं, इन मेनिंजेस की एक खास बात क्या है पता है? ये जस्ट लाइक जब हमें करंट लगता है तो ये उस करंट को, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लिख सकते हैं हम मेनिंजेस के फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शंस आर, जस्ट अ मिनट, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला, एक तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर। ठीक। दूसरा, ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन। ठीक। और तीसरा, इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ये कंटेन करती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटेन करती है, प्रेजेंट रहेगा इनमें, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो लुब्रिकेट होता रहे, ड्राई ना हो, हमेशा वेटी कंडीशन में ही रहे, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलती रहेगी अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा तो। क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल से होता है, अमीनो एसिड से होता है। इसके अंदर विटामिन प्रेजेंट रहते हैं, और क्या क्या प्रेजेंट रहता है? मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सोडियम आयंस हो गए, अपना पोटेशियम आयंस हो गए, मैग्नीशियम आयंस हो गए, ये सब प्रेजेंट रहेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ। और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, यही हमारे बॉडी में, मतलब कि ब्लड वेसल्स के साथ में कनेक्ट होकर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जब हमारे सिर में दर्द होता है ना, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, क्यों होता है? हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हमारे ब्रेन को बहुत अच्छे से फंक्शन करवाना है तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। ठीक है। तो जितना कम पानी पियोगे, ब्रेन उतना कम यूज में लाया जाएगा, उतना कम काम करेगा। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे ब्रेन के लिए, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी। अभी आगे देखते हैं, एक छोटा सा पार्ट और बताता हूँ, फिर बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। Yes, sir. जब हमारा ब्रेन बन रहा होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान, अगर हम एम्ब्रियो का ब्रेन देखें, एम्ब्रियो ब्रेन देखें, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो हमारा ब्रेन होता है, एम्ब्रियो में जब अगर हम थर्ड वीक की बात कर रहे हैं, हम कौन से वीक की बात कर रहे हैं? थर्ड वीक के एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। तो थर्ड वीक के एम्ब्रियो में 3 लोब्स बनती हैं हमारे ब्रेन की। कितनी लोब्स बनती हैं? 3 लोब्स बनती हैं। एक ये सबसे ऊपर वाली, फिर उसके नीचे वाली, उसके बाद एक और ये स्पाइनल कॉर्ड वाली। ये जो सबसे ऊपर वाली है, इसको हम कहते हैं प्रोजेनसेफेलॉन। क्या कहते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन। ठीक। बीच वाली को कहा जाता है मीजेनसेफेलॉन, और सबसे लास्ट वाली आती है कौन सी? रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन। ओके। अब जैसे ही हमारे और ज्यादा डेवलपमेंट होता है हमारे ब्रेन का, मतलब कि एम्ब्रियो का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, अब जब ये थर्ड वीक से फोर्थ वीक में जाएगा, फोर्थ वीक में एंटर करेगा, ठीक है, फोर्थ वीक में, तो ये जो हमारी ऊपर वाली प्रोजेनसेफेलॉन और नीचे वाली रोम्बेनसेफेलॉन है, ये अपने आप को डिवाइड कर लेंगी दो दो और इक्वल हाफ्स में। कैसे? समथिंग लाइक दिस। देखो, एक, दो, ये दो पार्ट्स किसके हैं? प्रोजेनसेफेलॉन के। ये फिर से क्या आ गया? हमारा मेजेनसेफेलॉन आ गया। फिर नीचे के दो पार्ट्स कौन से हैं? हमारे रोम्बेनसेफेलॉन के, जो इस तरह से है। ठीक है। तो जो प्रोजेनसेफेलॉन होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? जिसे कहते हैं टीलेनसेफेलॉन, टीलेनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन के अलावा दूसरा पार्ट होता है डाइएनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन। ये मेसेनसेफेलॉन जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मेसेनसेफेलॉन में कोई चेंज नहीं आएगा। और रोम्बेनसेफेलॉन भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। किस किस में? एक तो माइलेनसेफेलॉन में, माइलेनसेफेलॉन में, और लास्ट होगा हमारा मेटासेफेलॉन, मेटासेफेलॉन। अब जब ये एम्ब्रियो एडल्ट फॉर्म में एंटर करेगा, मतलब कि जब पूरा डेवलपमेंट हो गया है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, और जब ये एडल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, एडल्ट कंडीशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारा जो ये टीलेनसेफेलॉन है, ये टीलेनसेफेलॉन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेरेब्रम में, सेरेब्रम में और लिम्बिक सिस्टम में। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस बोले तो जैसे कि इमोशंस, ठीक है, जैसे हम हंसते हैं खुशी के टाइम पे या दुख के टाइम पे रोते हैं, तो ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं हमारे, जितने भी इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं, जिन्हें हम कहें फीलिंग्स, तो फीलिंग्स कंट्रोल करने का काम करता है लिम्बिक सिस्टम।
ठीक, तो एडल्ट कंडीशन में जब हम जाते हैं एम्ब्रियो के बनने के बाद में, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है एडल्ट कंडीशन में, तो उसका जो टीलेनसेफेलॉन वाला पार्ट है वो सेरेब्रम बनाएगा और लिम्बिक सिस्टम बनाएगा। ठीक, डायनसेफेलॉन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में एंड थैलेमस में, मेसेनसेफेलॉन जैसा है वैसे ही रहेगा, ये मिड ब्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा, मिड ब्रेन बनाएगा। ठीक, माइलेनसेफेलॉन क्या कर रहा है, ये माइलेनसेफेलॉन ये बनाता है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या बनाता है ये, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। लास्ट बचा हमारा मेटासेफेलॉन। मेटासेफेलॉन क्या करता है, ये हमारा सेरिबेलम बनाता है, सेरिबेलम। तो ये जो दो पार्ट्स हैं ये हमारा हाइंड ब्रेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाइंड ब्रेन। ठीक, ये जो ऊपर वाले दो पार्ट हैं ये क्या बना रहे हैं, हमारा फोर ब्रेन बना रहे हैं। तो एम्ब्रियो से जब डेवलपमेंट होता है तो किस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन का बनता है, वो कुछ इस तरह से है। तो ये वाले जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, ये दो पार्ट्स तो ऊपर चले जाएंगे, इस तरह से ऊपर चले जाएंगे। ये मिड ब्रेन वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा बीच में, और ये सेरेबेलम वाला पार्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा कॉर्नर में, इस तरह से। और नीचे से क्या निकलेगी, स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अभी क्वेश्चन है तो करो, बाकी अब हम कल डिस्कस करेंगे। कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो? No, sir. क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर अब मिलते हैं कल, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके Yes, sir. Okay, thank you, sir. ओके, Thank you, sir. वेलकम एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.